नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कल के सीरीज में टॉप 30 के क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग लगभग 90 प्रश्नों को देख लिए थे और आज के इस वीडियो में हम लोग 30 और प्रश्न देखेंगे। तो 91 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं, जितने भी वीडियो चल रहे हैं, मैं बार बार हमेशा सारे वीडियो में बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल पे जितने भी सारे वीडियो आ रहे हैं, आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, एक एक वीडियो को देखिएगा। हर वीडियो में कुछ ना कुछ विशेष आपको मिल रहा है। दोस्तों, बस एग्ज़ाम के पहले आप जम के मेहनत कीजिए, ठीक है। सारे वीडियो को बार बार देखिए, आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करते रहिए, डिस्क्रिप्टिव रूप से कोई बुक पढ़ते रहिए और यहाँ पे आकर के अभ्यास करते रहिए। साथियों, भरोसा रखिएगा मुझ पे, मैं आपके सिलेबस को टच करते हुए सिलेबस के हिसाब से ही सारे कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आपको टीजीटी हो या पीजीटी हो, आपका स्टेट हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आप किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेंगे। आपका जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और उसी ढंग से मैं दे रहा हूँ जिससे आपको सफलता मिल सके। और विश्वास रखिएगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम में बैठेंगे उस दिन समझ में आएगा कि हाँ, ये जो मेरा प्रयास है आपके लिए कितना सार्थक रहा। ठीक है। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा ताकि आपके विचार को हमारे तक लाया जा सके। ठीक है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक सप्तक में एलिस ने कितने सेंट माने? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 4 नंबर 1200। एक सप्तक में एलिस नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने एक सप्तक में 1200 सेंट माने। ठीक है। एक सप्तक में उन्होंने 301 सेवट माने हैं। कितने सेवट माने हैं? तो 301 सेवट माने हैं। दोस्तों, ये सेवट और एलिस क्या होता है, मैं परिभाषिक कुछ एग्ज़ाम के पहले एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारे पॉइंटों को मैं उसमें कवर करूंगा और आप भरोसा रखिएगा, एग्ज़ाम के पहले तक आपके सारे सिलेबस को देखते हुए इतना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि आप एग्ज़ाम देने जब जाएंगे ना, आपको लगेगा कि वाह, कितना अच्छी तैयारी हो गई है, कितना शानदार। मैं भरोसा दिलाता हूँ, केवल नंबर ही नहीं आएगा, आप शानदार जगह बनाएंगे एग्जाम में। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तानपुरे से उत्पन्न सहायक नाद धा की, यानी कि जो धा है, धायवत की आंदोलन संख्या क्या होगी? देखिए, हमारे हिंदुस्तानी में तो 405 माना जाता है, तो हम लोग का आंसर 405 ही होगा भातखंडे के अनुसार। ठीक है। तो तानपुरे से उत्पन्न सहायक नाद की आंदोलन संख्या, देखिए सहायक नाद धा की, इसका तो 400 आंसर हो जाएगा। सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दिया। भातखंडे जी ने धायवत की आंदोलन संख्या 405 माना, लेकिन तानपुरे के साथ जो सहायक नाद के रूप में धा उत्पन्न होता है उसका आंदोलन संख्या 400 माना जाता है। ठीक है। और इसी 400 को मतलब कि पश्चात संगीत में ही आंदोलन संख्या धायवत का माना जाता है। दोस्तों, वैसे भी संगीत में मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग कंटेंट दिए रहता है, तो इसको आप देख करके ये ना हो मतलब कि दिल पे नहीं लेना है और घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में ऑप्शन उसी ढंग से आता है जिसको मतलब कि जो एग्जामिनर मतलब आपसे आंसर लेना चाहता है, तो घबराना नहीं है। एग्ज़ाम में ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करके आंसर लगाना होता है। और ये भी डिपेंड करता है दोस्तों, अलग अलग एग्ज़ाम में कुछ ही क्वेश्चन पे कि अलग अलग मतभेद हो जाते हैं कि बोर्ड कुछ और आंसर मान लिया और आप कुछ और पढ़ें। तो खैर, वो रेयर केस की बात है, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना, बाकी कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, प्राचीन काल में ध्रुपद गाय को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में जो लोग ध्रुपद गाते थे उनको कलावंत कहा जाता था। कलावंत जो लोग गायक थे वो लोग ध्रुपद गाते थे। ठीक है। और दोस्तों, ये नायक क्या होते हैं और गायक क्या होते हैं, आपको पता नहीं है क्या? अगर पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। देखिए, गायक वे होते थे जो केवल अपने मतलब कि गुरु जी को फॉलो करते थे। ठीक है। अपने गुरु का जो भी उनके द्वारा दिया गया रहता था उसको बस उसी रास्ते पे चलते थे, उसमें कुछ मतलब कि बनावट हो या बिगाड़ना मतलब कुछ नहीं करते थे, उसके हिसाब से चलते थे। लेकिन जो नायक थे, नायक उनको माना जाता था। हालांकि अभी तो नायक का कुछ मतलब कि अभी वर्तमान युग में अभिनेता के सेंस में है, लेकिन उस समय तो कुछ और था। प्राचीन काल में ध्रुपद में गायकों को कलावंत कहा जाता था, लेकिन प्राचीन काल में उस समय गायक वे होते थे जो घराना के हिसाब से चलते थे और नायक वे होते थे कि जो उनके गुरुजी के द्वारा, उनके घराना के द्वारा जो चीज़ें मिलती थी उसमें मॉडिफाई करके और बेहतर कुछ करते थे, कुछ अलग करते थे। ठीक है। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया? ध्रुपद का आविष्कार मान सिंह तोमर ने किया दोस्तों। ठीक है। तो ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? हम लोग का 97 क्वेश्चन है, ध्रुपद गायकी में किस चीज़ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, ध्रुपद में आलाप भी लगाते हैं, गमक भी लगाते हैं। हालांकि ध्रुपद तो गमक का चीज़ ही है।
ठीक है, मीठ भी लगता है, लेकिन ध्रुपद में तान नहीं लगता है, क्योंकि ध्रुपद बहुत ही गंभीर गायकी है और गंभीर गायकी में ये तान का प्रयोग बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, तो ध्रुपद गायकी में तान का प्रयोग नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ध्रुपद की कितनी बानियाँ होती थी? तो दोस्तों ध्रुपद की 4 बानियाँ होती थी। कौन कौन सा? एक था गोबरहार, ठीक है, गोबरहार बानी, एक था खंडार बानी, ठीक है दोस्तों, एक मिनट थोड़ा सा मैं हाइलाइटर ले लो। एक था खंडार बानी, खंडार, एक था डागुर, ठीक है, गोबरहार, खंडार, डागुर, और एक था नौहार बानी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा चारों बानी थे जो ध्रुपद के अंतर्गत आते थे, ठीक है। गोबरहार के प्रवर्तक कौन थे? तानसेन थे, ठीक है। खंडार के राजा समोखन और नौहार के श्रीचंद राजपूत थे, ठीक है। और आपका गोबरहार का वो आपको बता ही दिया तानसेन, और खंडार का राजा समोखन, और एक था आपका डागुर जिसके ब्रजचंद थे, ठीक है। तो ये 4 बानी मिलते हैं। धमार गीतों में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो धमार गीतों में मुख्य रूप से घोरी का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। धमार गीत के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो धमार गीत के साथ इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही हम लोग का 3 ताल तो लगता नहीं है, 4 ताल भी नहीं होगा, इसमें धमार हम लोग का हो जाएगा। धमार गीत है, एक होरी की तरह गाया जाता है, ठीक है, और ये इसमें धमार ताल ही लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में कि गाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठुमरी हो जाएगा, ठीक है। किस गीत को अंत में द्रुत कहरवा ताल में गाते हैं? तो ठुमरी इसका आंसर हो जाएगा। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? तो दोस्तों सामवेद जो है संगीत सामग्री का आपका वेद है। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को क्या कहते थे? देखिए वैदिक काल में सभी तंत्री वाद्यों को बीड़ा ही कहा जाता था, और बीड़ा ही तत्वादों का सबसे प्राचीन स्रोत है, ठीक है। स्वरों के नाम षडज, ऋषभ आदि नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो स्वरों के जो नाम है ऋषभ, गंधार आदि जो नाम है ये नारदीय शिक्षा में सर्वप्रथम मिलता है। नारदीय शिक्षा जो नारद के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों 22 श्रुतियों का जो नाम है, जो तिवरा कुमुदी मंद्रा छंदवती करके जो है 22 श्रुति है, इनका नाम, श्रुति का जो नाम है तिवरा कुमुदी मंद्रा छंदवती, ये सब जो नाम है ये भरत भाष्यम में मिलता है, ठीक है, भरत भाष्यम में। और भरत भाष्यम किनका है? तो नान्य देव का, जिनको नान्य भूपाल भी कहा कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। राग रागनी वर्गीकरण में मुख्य कितने राग माने गए? राग रागनी वर्गीकरण में मुख्य राग जो है 6 राग माने गए थे, ठीक है। और इसमें 4 मत है, 4 मत के हिसाब से आपको कलिनाथ और सोमेश्वर में 36 रागनी माना गया, और हनुमत और भरत मत के हिसाब से 6 रागों के साथ 30 रागनियाँ माना गया। रागांग वर्गीकरण के रचयिता कौन है? तो रागांग के हैं नाम नारायण मोरेश्वर खरे हैं, ठीक है। और थाट राग वर्गीकरण के भातखंडे जी हैं, ठीक है। सादा रंग का असली नाम क्या था? सादा रंग का असली नाम था नियामत खां, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आधा रंग का असली नाम क्या था? आधा रंग का असली नाम दोस्तों ये था फिरोज खां, फिरोज खां। 109 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद गुलाम अली खां का उपनाम क्या था? उस्ताद गुलाम अली खां का उपनाम क्या था? तो जो गुलाम था ना वो सब रंग था, ठीक है, ये थॉट के लिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो गुलाम अली खां को सब रंग कहा जाता था। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ मनाया जाता था? ठीक है, तो हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कल के कलाकार कहाँ आयोजित होता है? तो कल के कलाकार जो आयोजित होता है मुंबई में होता है। देखिए दोस्तों ये सब चीज़ याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है। कल के कलाकार, ठीक है, कल के कलाकार यानी कि मुंबई जाएंगे ना, जब कल आप जब मुंबई जाएंगे तो कलाकार बन जाएंगे। इस थॉट से याद रखिएगा, कल जब आप मुंबई जाएंगे तो कलाकार बन जाएंगे। हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में मनाया था, बता ही दिया। गांधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने 1901 में लाहौर में किया था, और दूसरी शाखा मुंबई में 1908 में खोला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैरिज म्यूजिक कॉलेज जिसको वर्तमान में उस समय भातखंडे संगीत संस्थान की मतलब इसका 2 नाम है, भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना किसने किया? ठीक है,
तो मैरिज म्यूजिक कॉलेज भातखंड, मतलब कि ये यहाँ पे तो नाम ही स्पष्ट हो गया, तो भातखंडे जी का है, जिसको मैरिज म्यूजिक कॉलेज भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग भातखंडे संगीत संस्थान बोलते हैं। तो इसकी स्थापना भातखंडे जी ने किया। प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है, ये तो सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद में है। ठीक है। प्राचीन कला केंद्र कहाँ स्थित है? प्राचीन कला केंद्र दोस्तों चंडीगढ़ में स्थित है, वहाँ से भी संगीत की डिग्री दी जाती है। एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ है? एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय ये माना जाता है खैरागढ़ में। बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय है, बहुत ही उम्दा है। ठीक है। संगीत मासिक पत्रिका कहाँ से? तो संगीत मासिक पत्रिका में पिछले वीडियो में भी जो आपका निचोड़ चल रहा है तमाम पुस्तकों का, जो राग परिचय का आधार रहा है, उस वीडियो में जो 100-150 का एक सीरीज चल रहा है अलग से, उसमें भी इस चीज़ों को मैं आपको डील किया हूँ। दोस्तों मैं आपसे भरोसा दिलाता हूँ कि आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करिए, सारे वीडियो को बार बार देखिए। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, अलग अलग ढंग से मेहनत कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी प्रयास करा रहा हूँ, और तमाम पुस्तकों को आधार बना करके और राग परिचय के चारों भागों को फोकस करते हुए आपको अच्छा अच्छा कंटेंट और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ वन-लाइनर MCQ के साथ, ताकि आप हर तरह से तैयार हो। क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाया जाए तो आप आंसर देने के लायक हों। इस एग्ज़ाम के पहले आप इतना जम के मेहनत कर लीजिए। ठीक है। हमारे वीडियो को बार बार देखिए, ताकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट समझिए। ठीक है। तो आप विश्वास के साथ देखते रहिए, सफलता जरूर मिलेगा। संगीत कला विहार मासिक पत्रिका कहाँ से निकला गया? तो संगीत कला विहार मासिक पत्रिका मीरज से आपका आया था। मैं आपको बता ही दिया, संगीत कला विहार जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। संगीत कला विहार महाराष्ट्र में मीरज। छायानट त्रैमासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो छायानट लखनऊ से। लखनऊ से छायानट कहाँ से आता था? तो लखनऊ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खैरागढ़ में स्थापित संगीत विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो खैरागढ़ में जो स्थापित है उसका नाम है इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। ठीक है। ये खैरागढ़ में स्थापित है। छायानट त्रैमासिक पत्रिका 3 माह पे एक बार आता है, लखनऊ में आता है। ठीक है। दोस्तों विष्णु दिगंबर पुरस्कार के द्वारा भी एक पत्रिका निकाली जाती थी, उसका क्या नाम था मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, फिर बता दे रहा हूँ, संगीतामृत प्रवाह। चूँकि ये सब टॉप क्वेश्चन है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दोस्तों आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी भी वीडियो को स्किप ना करिएगा। हर एक वीडियो में मैं कुछ अलग अलग देने की कोशिश करता हूँ कंटेंट। ठीक है। तो आप सारे वीडियो को देखिए, चूँकि एग्ज़ाम नज़दीक है और एग्ज़ाम आर पार की लड़ाई होती है। ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है कि आपको 10वीं 11वीं 12वीं पास करना है बस नॉर्मल, यहाँ पे एक लाइफ का सवाल होता है। ठीक है। तो आपके लिए मैं निस्वार्थ मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है। उसके लिए बस आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जैसे मतलब आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपके माध्यम से सपोर्ट चाहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और वो मोटिवेशन तो मुझे तब मिलेगा जब आप हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार और कंटेंट के साथ। तो बने रहें।